नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। आज आपके समक्ष मैं स्नातक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं बता दूं कि आज ज्ञानार्जन के लिए क्लासरूम स्टडी ही काफ़ी नहीं है, अपितु विकल्प के रूप में ऑनलाइन स्टडी का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही है। राष्ट्र की सीमाएं लचीली हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्लासरूम स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिया जाना छात्रों और बुद्धिजीवियों के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए सामाजिक परिवर्तन विषय को 3 बिंदुओं पर विभाजित किया है। प्रथम बिंदु में सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसे समझने का प्रयास किया है। द्वितीय बिंदु में सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को ढूंढने का प्रयास किया है और तीसरे बिंदु में सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान को समझने का प्रयास किया है। इस प्रकार इन 3 बिंदुओं को समझने से मैं समझता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पूर्ण हो जाती है और आज के लेक्चर का उद्देश्य भी यही है। अब यह समझें कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए पहले हमें परिवर्तन शब्द को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। वास्तव में परिवर्तन सभी युगों, सभी स्थानों, भौतिक एवं अभौतिक पक्षों तथा स्थिर व अस्थिर सभी वस्तुओं से संबंधित है। परिवर्तन अर्थात बदलाव या किसी क्रिया या वस्तु की पहले की स्थिति से भिन्न होना है। परिवर्तन में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है जो चित्र में दर्शाया गया है: वस्तु, समय एवं भिन्नता। फीचर ने सोशियोलॉजी में सरल शब्दों में परिवर्तन को परिभाषित किया है कि संक्षेप में पहले की अवस्था में या अस्तित्व में प्रकार के अंतर को कहते हैं। परिवर्तन के 3 वस्तु, समय और भिन्नता। परिवर्तन आ रहा है यह कहने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि किसमें परिवर्तन आ रहा है, या यूं ही बिना आधार के परिवर्तन की बात की जा रही है। अतः परिवर्तन के लिए वस्तु का होना जरूरी है। समय, जैसे बातचीत के दौरान कोई यह कहता है कि समाज बदल गया, इसका अर्थ यह होता है कि समाज पहले कुछ और था, अर्थात परिवर्तन को प्रकट करने के लिए कम से कम समयों का अंतराल या 2 समय होने ही चाहिए। समय के बिना परिवर्तन की बात नहीं की जा सकती। भिन्नता, परिवर्तन के लिए अंतिम बात भिन्नता की है। विभिन्न समयों के बीच यदि वस्तु में भिन्नता न आए, अर्थात पूर्व के बाद वस्तु से पूर्व से भिन्न हो जाए, वस्तु का स्वरूप बदलना ही परिवर्तन है। उदाहरणार्थ, यदि कहा जाए कि भारत विकासशील राष्ट्र है, इसमें वस्तु है भारत विकासशील है, अर्थात पहले सरल व अविकसित था, यह है समय का अंतराल, और भिन्नता है विकासशील राष्ट्र। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु में 2 समयों के बीच दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। इस तरह परिवर्तन बदलाव की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का पूरा ढांचा बदल सकता है। आंशिक रूप से कुछ हिस्से में अथवा जानबूझकर परिवर्तन
लाया जा सकता है। परिवर्तन को हम अंग्रेजी के अल्टरेशन तथा मॉडिफिकेशन आदि शब्दों से भी संबंधित मानते हैं। यह जैविक, भौतिक तथा सामाजिक तीनों ही जगत में होता है। किंतु जब परिवर्तन शब्द के पूर्व सामाजिक प्रत्यय जोड़कर इसे सामाजिक परिवर्तन बना दिया जाता है तो निश्चित ही इसका अर्थ सीमित हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन को संपूर्ण परिवर्तन का एक भाग कहा जा सकता है, क्योंकि भौतिक और जैविक जगत में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। चित्र में आप देख रहे हैं कि जैविक शब्द प्रत्यय के रूप में परिवर्तन के पूर्व जोड़ दिया जाता है तो वह जैविक परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के पूर्व भौतिक शब्द जोड़ दिया जाता है तो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरह परिवर्तन के पूर्व में सामाजिक शब्द जोड़ दिया जाता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हम परिवर्तन के सभी पक्षों को देखना चाहिए। परिवर्तन वस्तु में हो या परिवर्तन व्यक्ति में हो या परिवर्तन जीव में हो, परिवर्तन तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही पक्षों में होता है। बाह्य पक्ष में होता है परिवर्तन तब हम उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, और आंतरिक पक्ष में होता है तब उस परिवर्तन को हम प्रकार्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात परिवर्तन बदलाव की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का ढांचा या प्रकार बदल जाता है। फीचर ने कहा है कि पूर्व की अवस्था या अस्तित्व में उपस्थित अंतर ही परिवर्तन है। अब हम परिवर्तन को समझने के लिए सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में मैकाइवर और पेज के विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि मैकाइवर ने सामाजिक संबंध पर अपना बल दिया है और इस आधार पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए परिभाषा दिया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से है। अर्थात सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। इनके शब्दों में ही मानवीय संबंधों का जाल है। इन संबंधों की अभिव्यक्ति अनेक रीति रिवाजों, कार्य प्रणालियों, अधिकार, सहयोग, संघर्ष, समूह संगठन, नियंत्रणात्मक साधन आदि के माध्यम से होती है। इनमें से किसी परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, इसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं समाज ही इन सामाजिक संबंधों का जाल है। इस आधार पर हम समाज के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। कोशिश कीजिए समझने का कि मित्रता और वैमनस्यता दो संबंध हैं। यदि पूर्व में कोई हमारा मित्र है और बाद में वह शत्रु हो जाता है, निसंदेह संबंधों में कुछ परिवर्तन आया जिससे कि मित्र शत्रु हो जाता है। ठीक इसी प्रकार
संबंधों में परिवर्तन को हम प्रेम और घृणा के रूप में भी देख सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है, लेकिन कालांतर में सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उनके सामाजिक संबंध में दूरी आ जाती है, कटुता आ जाती है, तो प्रेम घृणा में बदल जाता है। और ये सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रेम या घृणा सामाजिक संबंधों में बदलाव ला देता है, और सामाजिक संबंधों में बदलाव होने से परिवार में बदलाव होता है, परिवार में बदलाव होने से समाज में बदलाव होता है, और ये बदलाव की स्थिति ही सामाजिक परिवर्तन का द्योतक बन जाती है। अब दूसरी परिभाषा को समझने के लिए किंग्सले डेविस के विचार का हम अवलोकन करते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तन को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। अर्थात सामाजिक संगठन के दो पक्ष होते हैं, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक संरचना का निर्माण स्थूल रूप से समाज के विभिन्न समूह, समिति, संस्था तथा सदस्यों को लेकर बनता है। समाज के ये विभिन्न अंग निष्क्रिय नहीं होते। विभिन्न अंग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग परंतु निश्चित कार्यों को करते रहते हैं। सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों में परिवर्तन होता है, तब उस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। डेविस ने स्वयं लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जो सामाजिक गठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना और प्रकार में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और गिलिन एवं गिलिन के विचारों को भी समझने का प्रयास करें। गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक साधनों से, जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के परिवर्तन से या प्रभार से या समूह के अंदर ही आविष्कार के फलस्वरूप हुए हों। इनकी परिभाषा का विश्लेषण करने से हमें ज्ञात होता है कि कतिपय विचारकों ने संस्कृति को जीवन के समग्र तरीके या ढंग कहकर परिभाषित किया है। वे उन तरीकों या ढंगों को सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। इन्होंने संस्कृति को उसी रूप में देखा है, समझा है, इसीलिए इन्होंने जीवन की मानी हुई रीतियों या तरीकों को ही सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी है। चलें अब जोन्स के वक्तव्य को देखें। जोन्स ने सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है कहा है कि जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठनों के किसी पक्ष में पैदा होने वाली भिन्नता या रूपांतरण को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि सामाजिक संगठन के विभिन्न पक्ष या कोई एक पक्ष में यदि अंतर आता है तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। गिन्सबर्ग ने भी लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के रूप में समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाला परिवर्तन से है। जेनसन ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए बताया है, सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीके,
में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार विद्वानों की परिभाषा से हम पाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है, सामाजिक संगठन के विभिन्न पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन है, सामाजिक संगठन के अनेक पक्ष या किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन है और सामाजिक विचार और व्यवहार के फलस्वरूप हुए प्रतिमान में परिवर्तन है। निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन से संबंधित समस्त पक्षों में उत्पन्न हुए परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्था, नियमों, कार्य प्रणालियों, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार, स्वीकृत विधियों में अनुकूलन एवं सामंजस्य की प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन क्या है समझने के पश्चात अब इन परिभाषाओं के आधार पर, परिभाषाओं के जो पक्ष दिए गए हैं उनके आधार पर हम परिवर्तन की विशेषताएं या परिवर्तन की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं जो सामने हमें विश्लेषण के पश्चात आई, उनमें सबसे पहला हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है। सोशल चेंज इज ए इसेंशियल फिनोमिना। समाज के विभिन्न पक्षों में अनिवार्य रूप से यह चलता ही रहता है। प्रारंभ से लेकर आज तक ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा प्रकृति का कोई कोना नहीं जिसमें परिवर्तन न देखा गया। इस आधार पे हम कहते हैं कि परिवर्तन क्या अनिवार्य घटना है। जब हम जन्म ले लेते हैं तो शिशु अवस्था से हम समाजीकरण के तहत वृद्धावस्था तक जाते हैं और एक समय के पश्चात हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन न हो, भले ही परिवर्तन की मात्रा में अंतर हो। समाज की आवश्यकताएं सदैव बदलती रहती है, इसके साथ ही लोगों की मनोवृत्तियों में बदलाव आते रहता है जिससे अनुकूलन करना पड़ता है, इसलिए परिवर्तन होता रहता है। अतः सबसे पहली विशेषता क्या हमारे समक्ष है सामाजिक परिवर्तन की? सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है। सामाजिक परिवर्तन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक घटना है। सोशल चेंज इज यूनिवर्सल। सामाजिक परिवर्तन विश्वव्यापी अर्थात सार्वभौमिक घटना है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन संसार के सभी भागों में होता है। मानव समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है। प्रकृति ने सभी प्राणियों को समान बनाया, लेकिन परिवर्तन के प्रभाव से कोई भी दो व्यक्ति अथवा समूह दूसरे से नहीं मिलते, यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहन भी एक दूसरे से 100% नहीं मिलते। सभी के विचार, भावनाएं और मूल्य में इसलिए भिन्नता पाई जाती है क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया सभी को भिन्न रूप से प्रभावित करती है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक घटना है, विश्वव्यापी घटना है। यह दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सोशल चेंज इज ए कॉम्प्लेक्स फैक्ट। प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तन को हम सरलता से देख सकते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होने के कारण
जटिल हो जाती है। गुणात्मक तथ्यों की न तो माप की जा सकती है और न ही देख परख कर विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। मैकाइवर ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है और गुणात्मक तथ्यों की माप न हो सकने के कारण इनकी जटिलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। भौतिक वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत सरल होता है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों तथा सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन इतना जटिल होता है कि सरलता से उसका रूप भी समझ में नहीं आता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता का अवलोकन करें कि सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक है। द स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज कंपैरेटिव। परिवर्तन की गति कभी भी एक सी नहीं रहती। एक ही समाज के विभिन्न भागों में परिवर्तन की गति भिन्न भिन्न हो सकती है। यही नहीं, एक ही समूह में होने वाले परिवर्तन भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सामान्य रूप से सरल अथवा आदिम जनजाति समूहों में ही परिवर्तन धीरे और कम होती है, जबकि जटिल समाज और औद्योगिक समाजों में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः परिवर्तन की गति तुलनात्मक होती है, क्योंकि दूसरी परिस्थितियों की तुलना में ही किसी समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझा जा सकता है। अर्थात कौन सा परिवर्तन धीमी गति से चल रहा है और कौन सा परिवर्तन तीव्र गति से चल रहा है, यह एक तुलनात्मक कंपैरेटिव अवधारणा है। वीरस्टीड ने इस संदर्भ में बताया है कि कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं है। इनके इतिहास और संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते। पांचवी विशेषता, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति गुणात्मक है। सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र अथवा पक्ष में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन एकांकी नहीं होता, बल्कि वह कम या अधिक मात्रा में जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। जैसे बढ़ते संचार के साधनों ने व्यक्ति के विचारों, परिवार के संगठन और संबंधों के स्वरूप को प्रभावित किया, जिसके कारण व्यक्ति की स्थिति और उसकी भूमिका नए रूप में बदली और इसमें समाज का पूरा स्वरूप पहले से भिन्न हो गया है। इसे देखते हुए ग्रीन ने सोशियोलॉजी में कहा है कि परिवर्तन का उत्साहपूर्ण स्वागत जीवन का प्रायः एक ढंग सा बन चुका है। अर्थात परिवर्तन की प्रकृति गुणात्मक होती है। ये पांचवी विशेषता। छठी विशेषता, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान है। द स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अनइक्वल। सामाजिक परिवर्तन यद्यपि सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी इन समाजों में इनकी गति असमान होती है। आदिम और पूर्वी देशों के समाजों की तुलना में आधुनिक व पश्चिमी देशों के समाजों में परिवर्तन की गति अति तीव्र होती है। एक ही समाज के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। परिवर्तन एक ही कारक का प्रभाव अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है और समान रूप से भी नहीं होता। अर्थात परिवर्तन किसी एक कारक से भी होता है और परिवर्तन अनेक कारकों से भी होता है। सातवीं विशेषता, सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सोशल चेंज इज ए नेचुरल प्रोसेस। आधुनिक युग में परिवर्तन को होने देने हेतु नियोजनबद्ध तरीके से भी प्रयास किया जाता है, परंतु सामाजिक परिवर्तन अपने आप घटित होने वाली प्रक्रिया है। जब मनुष्य जंगली और असभ्यता के युग में था, तभी भी परिवर्तन हुए और मानव समाज सभ्यता के उच्च शिखर तक पहुंचा, तभी भी परिवर्तन होते रहे हैं। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं हमेशा बदलती रहने के कारण वह उसकी पूर्ति के
नए नए तरीके सोचता रहता है। इस तरह परिवर्तन की प्रक्रिया निर्बाध गति से, धीरे धीरे या तेज गति से स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए आप विभिन्न उदाहरणों को देख सकते हैं। सरल समाज में परिवर्तन सरलता के साथ होता है, क्योंकि समाज के जितने भी पक्ष हैं सभी सरल होते हैं, इसलिए परिवर्तन भी सरल तरीके से होता है, उसकी गति भी सरलता लिए होती है। और जब जटिलताएं मतलब आविष्कार हो जाते हैं तब इसकी प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। 8वीं विशेषता, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी संभव नहीं है। प्रेडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूर्वानुमान लगाना कठिन है, अतः उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनी की ओर हम देखें कि इनके आगमन से भारतीय सामाजिक संरचना की इकाइयों जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यह बताना कठिन है। अनेक आकस्मिक कारण भी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति पैदा करते हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भौतिक जगत में हम भविष्यवाणी कर लेते हैं, उसी तरह सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी सामाजिक जगत में नहीं की जा सकती। ये इनकी 8वीं विशेषता है। 9वीं विशेषता, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। नेचर ऑफ सोशल चेंज इज सोशल। किसी समाज में सामाजिक संबंधों, सामाजिक ढांचे तथा सामाजिक मूल्यों में इस तरह का परिवर्तन होने लगता है कि उससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होने लगती है। इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति के विशेष समूह, विशेष संस्था, जाति या प्रजाति तथा समिति में होने वाला परिवर्तन से नहीं है। इस तरह का परिवर्तन व्यक्तिवादी है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तन से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है, न कि व्यक्तिक। समाजशास्त्री W.E. मूरे ने सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की निम्न विशेषताएं बताई। अब तक हमने यह पाया कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या थी। अब हम उन्हीं एक विशेषता, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, इसके अंतर्गत मूरे के विचार को देखते। इन्होंने अपने विश्लेषण में यह बताया है कि सामाजिक परिवर्तन अपवाद नहीं बल्कि अनिवार्य नियम है। हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। जिस तरह प्रकृति में चांद है, तारे हैं, उसी तरह प्रकृति में परिवर्तन भी है। समाज के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन है। यदि हम समाज में रहते हैं, समाज में हमने जन्म लिया है, तो परिवर्तन भी हम में अनिवार्य रूप से होगा ही। यह एक शाश्वत सत्य है। W.E. मूरे ने दूसरी विशेषता ये बताई है कि पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में होने वाला परिवर्तन कहीं अधिक स्पष्ट प्रतीत होते हैं। पूर्व में जो परिवर्तन हुए हैं वो सरलता के कारण हुए हैं, और अभी जो परिवर्तन हो रहे हैं वह जटिलता के कारण हो रहे हैं। तो जटिलता में सारी चीजें क्लियर हमें दिखती है, इसलिए अधिक स्पष्ट होती है। तीसरी विशेषता इन्होंने बताया है, विचारों और संस्थाओं की अपेक्षा भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में परिवर्तन की गति अधिक तेज है। हाँ, भौतिक परिवर्तन सदैव तेजी से होता है, दृश्य होता है, वह मूर्त होता है।
इसलिए वह हमें दिखता है। सामान्य गति से होने वाले परिवर्तन हमारे विचारों और सामाजिक संरचना को अधिक प्रभावित करते हैं। तो परिवर्तन में भी हम यहाँ यह देखें, विचार करें कि सामान्य गति से होने वाले परिवर्तन हमारे विचार और हमारे सामाजिक संरचना को अधिक प्रभावित करते हैं बनिस्पत कि तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन हमारे विचार को अधिक प्रभावित नहीं कर पाते तुलनात्मक रूप से। नेक्स्ट, मूरे ने सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में जो विशेषताएं बताई हैं वह यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक अनुमानित तथ्य है, निश्चित तथ्य नहीं। ये सामाजिक परिवर्तन तो होगा, अनुमानित है, लेकिन निश्चित तथ्य नहीं है कि कितना होगा और कब होगा। होगा जरूर, लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, यह बताना मुश्किल होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति गुणात्मक होती है। तो ये इस प्रकार हमें देखते हैं कि आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन पूर्णतया स्वतंत्र और भिन्न भिन्न रूप से नहीं होता, बल्कि सामाजिक नियोजन द्वारा इसे नियंत्रित कर इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में क्रियाशील बनाया जाता है। यहाँ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने के पश्चात हम यह कह सकने में सक्षम हो जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो सार्वभौमिक है, अनिवार्य है, जटिल है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसकी प्रकृति सामाजिक होती है। अब सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को जानने के पश्चात हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से हैं, इनके प्रतिमान क्या हैं। प्रतिमान पर जब हम चर्चा करने आते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले निकाय पर और पेज पर जाता है। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट ढंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। चूंकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सतत, अनुमानित और विविधतापूर्ण होती है, अतः मैकाइवर ने सामाजिक संदर्भ में 3 प्रतिमानों को दर्शाया है। प्रथम प्रतिमान को चित्र में आप ये देखें कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान में मैकाइवर ने 3 प्रतिमानों की चर्चा की। प्रथम प्रतिमान को इन्होंने रेखीय परिवर्तन के संदर्भ में देखा है। फर्स्ट पैटर्न इज ए लीनियर चेंज। कई बार इस प्रकार के परिवर्तन हमारे सामने अचानक प्रकट रूप से उत्पन्न होते हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार इनमें क्रमबद्ध तरीके से एक ही दिशा में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। आप यहाँ देखें कि ग्राफ जो दर्शाया गया है, इसमें OX और Y ग्राफ पर एक सीधी रेखा आगे की ओर बढ़ती जा रही है और एक चिकचैक स्थिति से बढ़ रही है। तो समाज में जो परिवर्तन सीधी रेखा की ओर जा रहा है वह रैखिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक किसी अच्छे एवं नवीन उपकरणों का आविष्कार नहीं हो जाता। इन परिवर्तनों की प्रकृति एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की होती है, इसलिए इन्हें रेखीय परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के इस प्रथम प्रतिमान रेखीय परिवर्तन को कुछ विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया है। मैकाइवर और पीस के इस प्रतिमान को
कोबर, जॉर्ज सीमेन, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, हाबहाउस तथा कार्ल मार्क्स आदि ने भी अपने अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह प्रतिमान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी विकास या प्रौद्योगिकी परिवर्तन सतत रूप से रैखिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। मिकाइवर और पीज ने सामाजिक परिवर्तन के जो दूसरे प्रतिमान का उल्लेख किया है, उसका नाम इन्होंने उतार चढ़ाव का परिवर्तन बताया है, अर्थात फ्लक्चुएटिंग चेंज। इस प्रतिमान के अंतर्गत परिवर्तन की प्रवृत्ति निरंतर एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने की बजाय ऊपर नीचे जाने की होती है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे परिवर्तनों की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए इसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आरंभ में परिवर्तन की रेखा ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन कुछ समय बाद उसके ऊपर या नीचे होते रहने अंत में नीचे की ओर जाने की संभावना हो सकती है। जैसे आर्थिक क्रियाओं, जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों में यही प्रतिमान दिखाई देता है। इस प्रकार के परिवर्तनों की कोई निश्चितता नहीं होती। जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी जब होती है तो जनसंख्या कम हो जाती है, जनसंख्या नीचे गिर जाती है। फिर पुनः जनसंख्या कुछ दिनों के पश्चात ऊपर चली जाती है। आर्थिक जगत में भी ऐसा ही होता है। महंगाई कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, पुनः पुनः बढ़ती है, पुनः फिर वो घटती है। अर्थात जिग-जैग फ्लक्चुएटिंग चेंज होता रहता है आर्थिक जगत में और जनसंख्या पॉपुलेशन के क्षेत्र में, और समाज के ऐसे ही कुछ और क्षेत्र हैं जो जिग-जैग अर्थात फ्लक्चुएटिंग चेंज होता रहता है। मिकाइवर ने इन दो के अतिरिक्त जो परिवर्तन के प्रतिमान हैं उनको तीसरे के अंतर्गत रह रहा है, जिसका नाम इन्होंने दिया है वेव लाइक चेंज, अर्थात परिवर्तन वेव तरंग की तरह होता रहता है। यह प्रतिमान दूसरे प्रतिमान से मिलता जुलता है। इस प्रतिमान में लहरों की भांति एक के पश्चात दूसरा, दूसरे के पश्चात तीसरा होता है। न तो इसकी प्रकृति आगे निश्चित दिशा में बढ़ने की होती है और न ही एक सीमा के पश्चात विपरीत दिशा में मुड़ने की होती है। क्योंकि इस प्रतिमान में परिवर्तन की प्रकृति समुद्र में उठती हुई लहरों की भांति होती है, इसलिए इसे तरंगीय परिवर्तन कहा जाता है। जैसे समाज में नए नए फैशन की तरंग या लहर आती रहती है, इसमें पतन या प्रगति के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। कुछ विद्वान इसे चक्रीय परिवर्तन भी कहते हैं, परंतु मिकाइवर और पेज द्वारा प्रयुक्त तरंगीय शब्द ज़्यादा उपयुक्त लगता है। सामाजिक परिवर्तन के इन तीनों प्रतिमानों को चित्र में क्लियर रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार हमने सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, इन तीन बिंदुओं पे चर्चा की और इन तीन बिंदुओं को समझने के पश्चात हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को समझने में सक्षम हो सके हैं। धन्यवाद।